दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आप सभी का स्वागत है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके साथ फिर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में आजकल रसिया और यूक्रेन का मुद्दा बहुत ज्यादा न्यूज में है और इस मुद्दे ने धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अब रसिया और यूक्रेन के बीच में तनाव इस तरह बढ़ गया है कि जैसे मानो एक विश्व के सामने एक नए खतरा यानी कि नए तीसरे विश्व युद्ध और न्यूक्लियर वॉर की संभावना बढ़ने लगी है। तो इसी टॉपिक पर मैं और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विवाद की कहानी क्या होगी, कैसे हुई और इस विवाद का फ्यूचर क्या है। क्या रसिया पीछे हटेगा, क्या यूक्रेन पीस डील के लिए तैयार होगा या फिर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा, उसके बाद ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। ये सब कुछ बारीकी से मैं और आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आप समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने ये मैप लगा रखा है, पता है आपको कि किस तरह से 2022 से रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इस वॉर के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों तरफ से ही हमले दर हमले किए जा रहे हैं। हाल में ही रूस के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया यूक्रेन के अंदर जाके, तो वहीं यूक्रेन ने एक डीप हमला किया जिसमें रसिया को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। देखना यही होगा कि आगे क्या होता है, यानी कि इस वॉर का फ्यूचर क्या है, इन दोनों देशों का फ्यूचर क्या है। तो चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं थोड़ी थोड़ी कहानी। अगर मैं बात करूं यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य, आपको पता होना चाहिए कि रूस की क्रांति हुई 1917 में हुई रूस की क्रांति, जिसमें लेनिन ने इस क्रांति को लीड किया और इस क्रांति के बाद क्या देखने को मिला कि सोवियत यूनियन का गठन हुआ। यानी कि रूस ने क्या किया, रसिया ने 15 देशों के साथ मिलकर यूएसएसआर या फिर आप इसको बोलो सोवियत यूनियन का गठन किया। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, सोवियत यूनियन का गठन किया। इस सोवियत यूनियन में यूक्रेन इसका मेंबर था। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही सोवियत यूनियन के गठन के बाद क्या देखने को मिला, कुछ समय बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में ध्यान से सुनिएगा, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 पावर देखने को मिली थी। एक आप जानते हो अलाइंड पावर, अलाइंड पावर को मैं और आप बोलते हैं मित्र राष्ट्र, और दूसरी पावर थी जिसे मैं और आप बोलते हैं एक्सेस पावर। ठीक है, एक्सेस पावर। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि इसी ग्रुप में, अलाइंड पावर के ग्रुप में यूएसए था और इसी अलाइंड पावर के ग्रुप में रसिया था और अलाइंड पावर आपको पता है जीते थे। तो जैसे ही अलाइंड पावर जीते उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग हो जाते हैं। यूएसए अलग हो जाता है, रसिया अलग हो जाता है। यूएसए अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को प्रमोट करने लग जाता है, रसिया अपनी आइडियोलॉजी सोशलिज्म यानी कि कम्युनिज्म को प्रमोट करने लग जाता है। यूएसए ने उसी समय अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नाटो, और उसी समय रसिया ने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, क्या नाम था जिसका, वार्सा पैक्ट। आपको पता होना चाहिए ये दोनों जो संगठन, जो दोनों ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, चाहे वो यूएसए के द्वारा बनाया गया हो चाहे वो यूएसआर के साथ बनाया गया हो, इनका एक सिद्धांत था और वो कॉमन सिद्धांत था कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो वो हमला पूरे नाटो पर माना जाएगा। वार्सा पैक्ट के किसी सदस्य पर हमला होता है तो वो हमला पूरे वार्सा पैक्ट पर माना जाएगा। इसी कॉमन सिक्योरिटी सिद्धांत के साथ यूएसए ने नाटो और रसिया ने वार्सा पैक्ट को बनाया। लेकिन हुआ क्या, 1991 में आप जानते हैं सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जो देश पहले सोवियत संघ के साथ 15 देश थे वो अलग हो गए, यानी कि इसमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन अलग हो गया और यूक्रेन ने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को प्रमोट किया और सेपरेट आइडेंटिटी बनाई। जैसे ही सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ, सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ ही वार्सा पैक्ट का भी खात्मा हो गया। वार्सा पैक्ट का भी खात्मा हो गया, ये आपको याद रखना है, यानी कि वार्सा पैक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन नाटो फिर भी बना रहा। अब नाटो बना रहा तब क्या होगा, यही नाटो आपको पता रखना है कि किस तरह से रसिया और यूक्रेन का विवाद का कारण बनेगा, वो मैं आप जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, यानी कि रसिया के साथ बहुत क्लोज था, लेकिन 1991 में ये अलग हुआ। अब मामला क्या है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब आइए जरा वार्सा पैक्ट की समाप्ति पर नाटो का बने रहना। मैंने अभी बताया 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का खात्मा हुआ। खात्मा होने के साथ ही जो सोवियत संघ का सैन्य संगठन था वार्सा पैक्ट, वो भी खत्म हो गया, लेकिन नाटो बना रहा। अब नाटो बना रहा तो नाटो को लेकर रसिया की विचारधारा, रसिया की सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो नाटो बनाया क्यों गया था, वार्सा पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए।
सॉरी सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए। और इस सोवियत यूनियन में सबसे इंपॉर्टेंट देश कौन था? तो सोवियत यूनियन में सबसे इंपॉर्टेंट रसिया था। तो अब वार्सा पैक्ट खत्म होने के बाद रसिया की यह मांग थी कि आपको नाटो भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों ने नाटो को बनाए रखा। और यह नाटो रसिया के बीच में और किसके बीच में? अमेरिका के बीच में विवाद का एक मेन कारण बना रहता है आए दिन। अब यही नाटो बाद में देखना किस तरह से यूक्रेन को अपने अंडर में लेगा, जिसकी वजह से यह विवाद लगातार बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली मांग क्या थी? रसिया की मांग थी कि जिस तरह से हमने वार्सा पैक्ट खत्म किया, आपको भी अपना नाटो खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि सब देश अपनी अपनी सुरक्षा को प्रमोट कर सके। लेकिन अमेरिका ने अपने सदस्य देशों के कहने पर इसको बंद नहीं किया और यह आज भी एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या कहानी आती है? पहला रीजन मैंने विवाद का बताया, नाटो। अब ध्यान से सुनिए, क्रीमिया। क्रीमिया क्या है यह मैं आपको अभी मैप में भी दिखाऊंगा, पहले समझिए। देखिए, क्रीमिया ये एक स्वायत्त क्षेत्र है जो वर्ष 2014 से पहले यूक्रेन का भाग था। हुआ क्या था? 1954 में उस समय सोवियत यूनियन के लीडर हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? यह क्षेत्र क्रीमिया दे दिया यूक्रेन को, और 1954 से लेकर 2014 तक इसके ऊपर यूक्रेन का कंट्रोल था। यानी कि काफी लंबे समय तक यूक्रेन का कंट्रोल था। लेकिन क्रीमिया अपने आप में काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। क्यों इंपॉर्टेंट क्षेत्र बोल रहा हूं? क्योंकि यह सामरिक स्थिति से, स्ट्रेटेजिक स्थिति से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझिए। देखिए, यह काला सागर और अजोब सागर के बीच स्थित है। सबसे पहली चीज, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड अजोब सी। ये ब्लैक सी और अजोब सी के बीच में स्थित है। 1954 में सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव के द्वारा इसे यूक्रेन तक दे दिया गया और सदियों तक इस पर इसका रूल रहा। लेकिन रूस के लोग मानते हैं, खास करके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि क्रीमिया कभी यूक्रेन का था ही नहीं, यह हमेशा से रशियन एम्पायर का पार्ट था। तो ऐसे में रसिया के लिए यह बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से 2014 में क्या किया? रसिया ने क्रीमिया को छीन लिया। रसिया ने क्रीमिया को छीन लिया, वापस ले लिया कि अब ये हमारा है। याद करिए, इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा इंडिया का भी है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक विवादात्मक क्षेत्र है जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया गया था। लेकिन आज तक हम उसको उन्हीं के पास रखा हुआ है, श्रीलंका के पास। अब इंडिया चाहे तो इंडिया भी छीन सकता है, लेकिन हम वही बात है कि हम एक बहुत कॉमन सिद्धांत पर काम करते हैं कि गिफ्ट में दी हुई चीज वापस नहीं छीनी जाती। लेकिन रसिया ने वापस छीना, क्रीमिया को वापस कर लिया, जिसकी वजह से यूक्रेन और किसके बीच में? रसिया के बीच में तनाव गहराने लगा। अब यहीं से 2014 के बाद से यूक्रेन को लगने लगा कि क्यों ना नाटो का सदस्य बनाया जाए। अगर नाटो का सदस्य बन जाएंगे तो कॉमन सुरक्षा में शामिल हो जाएंगे, और कॉमन सुरक्षा में शामिल होने का मतलब है कि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर हमला होगा तो वो हमला पूरे के पूरे नाटो पर माना जाएगा, जिसमें सारे मेंबर देश मिलकर रसिया को जवाब देंगे। यह बात रसिया को बिल्कुल चुभती है। क्यों? अमेरिका और रसिया पहले से ही एनिमी हैं। एक, उनकी विचारधारा अलग है। जहां अमेरिका पूंजीवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है, तो वहीं रसिया कम्युनिज्म का समर्थन करता है। अब ऐसे में अगर यूक्रेन, जो कि रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वो नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो आपको लगता है कि कोई देश इसको स्वीकार करेगा? अगर मान के चलो मेरे घर के बगल में मेरे दुश्मन का घर स्टैब्लिश हो जाएगा, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, रिटेलिएट तो करूंगा, प्रतिरोध तो करूंगा। ऐसे ही ऐसे ही रसिया के द्वारा यूक्रेन की नाटो की सदस्यता का प्रतिरोध किया गया। लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि हम एक स्वायत्त देश हैं, हम एक संप्रभु सॉवरन कंट्री हैं, हम हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नाटो के साथ जाना है, यूरोपियन यूनियन के साथ जाना है, रसिया के साथ जाना है, ये हमारी पावर है। लेकिन रसिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर एक एनिमी कंट्री को अपने देश के बगल में नहीं आने दूंगा, जिससे कि मेरी सुरक्षा प्रभावित होगी। यही रीजन है, यहां से विवाद का मेन कारण देखने को मिलता है, और क्रीमिया से ही विवाद शुरू होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रीमिया के बाद क्या हुआ? सबसे पहले आप ये देखिए, ये है आपके सामने क्या? मैप। ये ऊपर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये रहा क्रीमिया। अब क्रीमिया क्यों इंपॉर्टेंट है? इधर अजोब सी है, इधर आपका ये ब्लैक सी है। इन दोनों को जोड़ने का काम ये क्रीमिया करता है। अब देखो, अब आप सोच के देखो, आराम से रसिया इसके थ्रू, क्या अजोब सी के थ्रू क्रीमिया तक पहुंच सकता है, और फिर काले सागर के थ्रू इधर यूरोप तक, इधर आपका
एशिया तक सबसे कनेक्ट हो सकता है। इसी वजह से रसिया ने 2014 में क्रीमिया को छीन लिया। याद करिए, क्रीमिया किसने दिया था यूक्रेन को? तो निकिता खुश्चेव ने दिया था। लेकिन रूसी लोग ये मानते हैं कि क्रीमिया हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है, तो ऐसे में हमारा ही हिस्सा रहना चाहिए, और इसी वजह से इसको छीन लिया गया क्रीमिया को। अब क्रीमिया को छीनने के बाद विश्व के देशों की क्या प्रतिक्रिया रही, देखिए जरा। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही क्रीमिया छीना तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया का पावरफुल संगठन, एक ग्रुप बना, जिसे मैं और आप G8 के नाम से जानते हैं। इस G8 में मुख्य रूप से 8 कंट्री शामिल हैं, याद रखिएगा। जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आपका रसिया। ये इस तरह से 8 देशों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? G8 बोलते हैं। लेकिन 2014 में जैसे ही क्रीमिया पर रसिया ने कब्जा किया, तो रसिया को इस G8 के ग्रुप से बाहर कर दिया गया, और इस G8 से बनाकर क्या कर दिया गया? इसको G7 में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स के लेवल पर रसिया की एक इमेज को डाउन किया गया, उसको एक इन्वेडर कंट्री करार देकर, हम आक्रमणकारी कंट्री करार देकर G8 के ग्रुप से बाहर निकालकर इसे G7 बना दिया गया। तब से यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। लेकिन जब से अमेरिकन राष्ट्रपति, चाहे वो पहले ट्रम्प में हो या अभी वाले ट्रम्प में हो, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि रसिया को G8 के ग्रुप से निकालना विश्व के देशों की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती को दोबारा से हमें ठीक करना चाहिए और रसिया को G8 के ग्रुप में शामिल करना चाहिए, यानी कि G7 को बढ़ाकर G8 करना चाहिए, जिससे कि रसिया की भी जिम्मेदारी बने। आपने इस ग्रुप से बाहर निकाल के रसिया को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब वो जैसे चाहे वैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर G8 के ग्रुप में शामिल होता तो G8 की मीटिंग्स होती, और G8 की मीटिंग्स में रसिया का पार्टिसिपेट करता, तो वहां पर हम रसिया को समझा बुझा सकते थे, रसिया को विभिन्न मुद्दों पर एग्री कर सकते थे। आपको G8 से रसिया को बाहर नहीं करना चाहिए था। यह बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान कहा, रूस को G7 से बाहर करना एक बड़ी गलती थी, आपको बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन रसिया इसे अपनी बेइज्जती के तौर पर देखता है, और इसमें बड़ा रोल किसका है? बड़ा रोल है यूक्रेन का। अगर यूक्रेन क्रीमिया को जब लिया था और रिटेलिएट नहीं करता, तो शायद उसको बाहर नहीं किया जाता। यहां पे अब आप देख लीजिए, ये है G7, जिसमें आजकल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट हैं। पहले क्या हुआ करता था? ये G8 हुआ करता था, जिसमें रसिया भी शामिल था। लेकिन 2014 में क्या किया गया? रसिया को बाहर कर दिया गया क्रीमिया के मुद्दे के कारण, और अब आजकल ये G7 है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। यहां पे G7 आप देख रहे हैं, इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहां पे आइए थोड़ा सा और अपन बात करते हैं। अब अगला मुद्दा क्या है? यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता की मांग। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं, यूक्रेन क्या चाहता है। यूक्रेन रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यूक्रेन रसिया यूएसएसआर का मेंबर था, और यूक्रेन के अंदर बड़ी मात्रा में रूसी लोग रहते हैं जो रसिया के साथ अपने आप को क्लोज ज्यादा देखते हैं। वो नहीं चाहते कि रसिया नाटो का मेंबर बने। तो ये एक लेकिन रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, व्लादिमीर जेलेंस्की का मानना है कि अगर उन्हें सबसे ज्यादा खतरा किसी विश्व के देश में है तो वो रसिया से है। ऐसे में उन्हें नाटो का सामूहिक सुरक्षा मेंबर बन जाना चाहिए, जिससे कि अगर रसिया उनके ऊपर अटैक करता है तो उसका जवाब दिया जा सके। लेकिन रसिया इस बात का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि रसिया का कहना है कि अगर नाटो यहां पर आ जाएगा तो रसिया की सुरक्षा संप्रभुता प्रभावित होगी। ये देश सारे एक साथ मिल जाएंगे, आराम से यूक्रेन के थ्रू रसिया में एंटर करने की एक्सेस मिल जाएगी। इसी वजह से बार बार रसिया इस बात का विरोध करता है, और यहीं से इसी विवाद के कारण 2022 में दोनों देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई, याद रखिएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, क्या कहना था? कि अगर मैं दूसरी ट्रंप जीतकर आ जाता, आपको याद है दूसरी ट्रंप में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं, जॉय बाइडेन आ जाते हैं, और जॉय बाइडेन यानी कि अमेरिका ये चाहता है यूक्रेन किसका मेंबर बने? यूक्रेन मेंबर बने, याद करो, नाटो का। यूरोप के देश भी ये चाहते हैं नाटो का, और यहीं से अमेरिका के समर्थन में और यूरोप के देशों के समर्थन में यूक्रेन ने यह कहा कि हमें नाटो का मेंबर बनना है। लेकिन अगर वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता तो कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता, और नाटो के लिए उसे कभी एग्री नहीं होने देता, और वो नाटो के लिए एग्री नहीं होता, तो आज ये जो रसिया यूक्रेन वॉर 3 साल से चल रहा है, ये वॉर कभी होता ही नहीं, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी बीच बीच में अपने मजे ले लेते हैं। तो ये बात याद रखिए, यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता की मांग। और ये सबसे मेन व्यक्ति कौन थे इसमें? तो ये है जो बाइडेन, जिन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की को कहा कि आप नाटो का मेंबर बन जाओ, रसिया क्या इसकी जैसी किसी भी पावर को हम निपट सकते हैं। तो ये साहब
एग्री हो गए। लेकिन आपको मैं एक समझाना चाहता हूं, पड़ोस में रहकर आप पड़ोसी बदल सकते हो क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट आपको याद है कि पड़ोस में रहकर पड़ोसियों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर हम पड़ोसियों के साथ सहयोग मूलक संबंध बनाकर रखें, पहल करें, तो रिलेशन को अच्छा बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन वहीं चाणक्य नीति का भी एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? कि दो पड़ोसी कभी नेचुरल अलाय नहीं हो सकते। अब आप ये देखिए, ये आपको पता होगा, रसिया और वो दो पड़ोसी है, कभी नेचुरल अलाय नहीं हुए। इंडिया पाकिस्तान दो पड़ोसी है, कभी नेचुरल अलाय नहीं बने। मंगोलिया चाइना पड़ोसी है, कभी नेचुरल अलाय नहीं बने। बात भी सही है, लेकिन फिर भी आप रसिया के सामने यूक्रेन बहुत छोटी पावर है। यूक्रेन को समझना चाहिए कि हमें एक तरीके से बैंड वैगन पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। क्या है ये बैंड वैगन पॉलिसी? रसिया एक पावरफुल कंट्री है, तो रसिया के साथ रहकर हमें आराम से अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि इसका प्रतिरोध करना चाहिए था। और इसी प्रतिरोध का शिकार आज कह सकते हो यूक्रेन है, जो अपनी समस्याओं का झेल रहा है या अपनी समस्याओं का सामना कर रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा आजकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपको मैप में समझ में आएगा कि आखिर रसिया क्यों नहीं देखना चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। आप यहां पे देखिए, नॉन नाटो मेंबर रेड कलर में है और नाटो मेंबर ब्लू कलर में है। तो फिनलैंड आपको पता है ये नाटो मेंबर नहीं है, लेकिन ये भी चाह रहा है नाटो मेंबर बने। फिर आपका ये यूक्रेन नाटो मेंबर नहीं है, बेलारूस नाटो मेंबर नहीं है, जॉर्जिया अजरबैजान भी नाटो मेंबर नहीं है। अब है क्या? ध्यान से सुनना। अब रसिया का विरोध यह है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बना, ठीक है, यूक्रेन नाटो का मेंबर बना, बाद में बेलारूस भी डिमांड करेगा, फिर बाद में फिनलैंड भी डिमांड करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा? रसिया नाटो मेंबर से घिर जाएगा। और नाटो मेंबर से घिरने का मतलब है रसिया की सुरक्षा संप्रभुता सीधे सीधे प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से रसिया इस रीजन में आने देना नहीं चाहता है। और यही रीजन है कि व्लादिमीर जेलेंस्की को थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए था। मेरे अनुसार उन्हें रसिया का प्रतिरोध करने से अच्छा है बैंड वैगन पॉलिसी का सहारा लेकर अपनी देश को डेवलप करना चाहिए था, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि यूक्रेन छोटा सा कंट्री है और छोटे से कंट्री को इस तरह के खतरे मोल लेना नहीं चाहिए था। अब हुआ क्या है? इस नाटो की सदस्यता को लेकर जेलेंस्की साहब ने ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। आजकल तो हमला दोनों तरफ से हो रहा है। रसिया हमला डीप जाके कर रहा है, तो हाल में ही यूक्रेन ने एक बड़ा डीप जाके हमला किया है। दोनों ही देश अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हाल में ही यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और कई रसिया के एयरबेस पे खड़े हुए बहुत सारे फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है, कई मालवाहक जहाजों को नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में एक बात सुनिए, इतने बड़े लेवल पर किए गए ड्रोन हमले को शायद यूक्रेन कभी अकेला नहीं कर सकता। उसे नाटो मेंबर्स का समर्थन मिला हुआ है, तभी वो इतने बड़े हमले कर रहा है, तभी वो इतने बड़े लगातार रसिया को वो कर रहा है। तो ऐसे में अब रसिया के द्वारा भी एक चेतावनी दी गई है कि अगर यूक्रेन नहीं सुधरता है तो एक बड़े हमले के लिए यूक्रेन तैयार रहे। और इसकी वजह से यूक्रेन के साथ साथ विश्व के अन्य देश भी इस प्रकार की समस्याओं को देखेंगे। अब वहीं रसिया का ये अग्रेसिव रूप देख के यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी अपने देशों को चौंकाया गया है कि यूक्रेन के साथ, लेकिन आने वाले समय में रसिया यूरोप के देशों पर भी हमला कर सकता है, यूरोप के देशों को भी वो कहीं ना कहीं अपने अंडर में ले सकता है। अब ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ है रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद। मेरे अनुसार अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अब वो टाइम आ चुका है कि लंबे समय तक यूक्रेन और रसिया के युद्ध को समाप्त करके अब पीस डायलॉग करनी चाहिए। और अभी लग ही रहा था, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश में लगे थे और ऐसा लग रहा था कि पीस कुछ दिनों में स्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया और इतने बड़े हमले के कारण चीजें खराब हुई। इससे पहले वैसे रसिया ने भी किया था, जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के समर्थक थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पुतिन किलर है, वो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पता नहीं क्रेजी हो गए हैं, पागल हो गए हैं, वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन कुछ दिन पहले यह बात हुई थी कि सीरिया में दोनों नेताओं को बुलाया जाएगा और दोनों के बीच में पीस डायलॉग को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ पूरा नाटो आ चुका है और रसिया अलग थलग ना पड़े, इसलिए रसिया भी अब दूसरे देशों के का सपोर्ट अपनी तरफ खींच रहा है। इसी वजह से ये युद्ध अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में परमाणु युद्ध के साथ साथ तीसरा विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, जिससे विश्व के स्तर पर बड़ी समस्याएं देखने को मिले और मानवता को नुकसान हो। ऐसे में रसिया के साथ साथ यूक्रेन
अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों, भारत, चाइना, इन सब को एक साथ मिलकर रसिया के और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर कराना चाहिए, जिससे कि इस समस्या को यहीं पर नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि 21वीं सदी युद्ध की सदी ना बनकर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानवता की सदी बनकर रहे, जिससे कि आगे चीजों को और बढ़ाया जा सके। तो ये था मेरा पूरा डिस्कशन रसिया को लेकर कि कैसे रसिया, ऐसे ही नहीं है कि रसिया का मन हुआ तो उसने अटैक कर दिया, इसके पीछे पूरी कहानी है और रसिया भी अपनी सेफ जोन चाहता है। यही वजह है कि वो इस लड़ाई को आगे खींचकर लेकर आया, नहीं तो ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये था पूरा डिस्कशन। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलेंगे ऐसी ही नई क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को नया आकार देते रहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।